हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे। हम लोग एनवायरनमेंट का जो एनसीईआरटी से उसका समरी कवर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो आज उसमें हम लोग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला पार्ट जो है कवर करेंगे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में जो है हम लोग फॉरेस्ट यानी कि प्लांट्स के बारे में तो बात करेंगे ही, उसके अंदर आने वाले बहुत सारे फौना यानी कि जो वाइल्ड लाइफ स्पेसीज होते हैं, जो एनिमल स्पेसीज होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट ऑन लैंड। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट ऑन लैंड। बायोटिक कंपोनेंट तो पहले होता है लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, अर्थ के ऊपर जो भी हमारा लैंड, ऑन लैंड मतलब हमारे अर्थ के ऊपर जो भी लिविंग कंपोनेंट है, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये जो बायोटिक कंपोनेंट में कौन आता है, प्लांट्स आता है और एनिमल्स भी आता है। और जो भी फॉरेस्ट में पाया जाता है बेसिकली बहुत ज़्यादा वैरायटी में। ठीक है, तो लैंड के ऊपर तो पाया जाता ही है, लेकिन लैंड फॉरेस्ट भी जो है लैंड के ऊपर ही आता है ना। लेकिन लैंड में जो डाइवर्सिटीज हम लोग देखते हैं लैंड के ऊपर, प्लेन लैंड के ऊपर, उससे ज़्यादा डाइवर्सिटीज जो है, डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज जो है हमें देखने को कहाँ पे मिलती है, फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, सो फॉरेस्ट फॉर्म ए बफर फॉर द अर्थ टू प्रोटेक्ट लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, तो फॉरेस्ट जो होता है ये जनरली हमारा बफर स्टॉक है, किसका, लाइफ फॉर्म का, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म का ये जो है बफर स्टॉक है, यानी कि एक्स्ट्रा स्टॉक है हमारा अर्थ के ऊपर। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कंप्राइजेस एन एरिया ऑफ डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स कंसिस्टिंग मेनली ऑफ ट्रीज, shrubs, wild plants which house an extraordinary variety of communities of living organisms। ठीक है, तो ये जनरली एक एरिया ऐसा होता है, फॉरेस्ट जो है ऐसा एक एरिया होता है जिसमें हमें काफ़ी डाइवर्स कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से मेनली ट्रीज होता है, श्रब्स होता है, वाइल्ड प्लांट्स होता है, जिसमें जो है बहुत सारे वेराइटी के कम्युनिटीज रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। और ये सबके लिए जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकोसिस्टम जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, कौन, ये ट्रीज, श्रब्स, वाइल्ड प्लांट्स जो भी होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के कम्युनिटीज के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेराइटी का इकोसिस्टम जो है प्रोवाइड करती है। और ये सब हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल द इंडियन फॉरेस्ट इंक्लूड्स ए वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंडिया हैज ओवर 45,000 प्लांट स्पेसीज, 800 species of mammals, 2,000 species of birds, 420 species of reptiles, 2,000 species of fish, 5,000 species of insects and 4,000 species of mollusk। ठीक है, इतना जो है हमें स्पेसीज देखने को मिलता है कहाँ पे, इंडियन फॉरेस्ट में। ठीक है, तो हमारा इंडियन फॉरेस्ट जो है एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिफाइड एरिया है, क्योंकि इसमें जो है प्लांट स्पेसीज देख लीजिए आप, 45,000 टाइप के प्लांट स्पेसीज जो है देखने को मिलते हैं। और डिफरेंट टाइप के मामल्स जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको हम लोग मामल्स बोलते हैं। तो उनका जो वेराइटी है 800 हो गया। 2,000 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के 2,000 स्पेसीज देखने को मिलते हैं। और स्पेसीज ऑफ रेप्टाइल्स कितने हैं, 420 स्पेसीज ऑफ रेप्टाइल्स होते हैं, जो कि रेंगते हुए जाते हैं। स्पेसीज जो रेप्टाइल्स है, जैसे हमारा छिपकली हो गया, जैसे हमारे सांप वगैरह हो गया, सब रेप्टाइल्स में आते हैं। और फिशेस जो है, फिशेस 2000 स्पेसीज में मिलते हैं। 5,000 स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े जो है हमें 5,000 स्पेसीज में देखने को मिलते हैं। और 4,000 स्पेसीज का जो है मोलस्क हमें देखने को मिलते हैं। मोलस्क में ये स्नेल्स वगैरह जिनका भी कवर होता है, हार्ड कवरिंग्स होता है, ये सब जो है हमें 4,000 स्पेसीज का जो है देखने को मिलता है। तो इतने सारे जो बायोडाइवर्सिटीज है जनरली हमें इंडियन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग बायोडाइवर्सिफाइड रिच फॉरेस्ट एक्वायर करते हैं। ठीक है, फिर जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ड्यू टू द वाइड रेंज ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ए गुड फॉरेस्ट इज देयरफॉर कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे वेराइटी में जो है हमें प्लांट स्पेसीज और एनिमल स्पेसीज देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और बहुत वेराइटी में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ कंजर्वेशन इज टू ट्राई एंड प्रिजर्व द इनहेरिटेड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जो भी हम लोगों को मिला हुआ है, हमारा प्राइमरी एम ये है
और कोशिश ये है कि हम लोगों को जो भी मिला हुआ है उसको हम लोग कंजर्व करें और प्रिजर्व करें, ठीक है। जितना हम लोगों को मिला है उसको हम लोग कंजर्व करें और उनको जो है सुरक्षा देने की कोशिश करें ताकि उनको जो है हार्म ना पहुंचे और ये जो बायोडाइवर्सिटी है हमारा मेंटेन्ड रहे आगे वाले दूसरे पीढ़ियों के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ए लॉस ऑफ डाइवर्सिटी वुड लीड टू एन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अगर इसमें से ये जो डाइवर्सिफाइड बायोडाइवर्सिटी है हमारा, ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, इनका अगर कुछ भी स्पेसीज अगर हार्म होते हैं तो ये जनरली किसको लीड करता है, फिर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को लीड करता है। यानी कि ये जो हमारा स्पेसीज है इनका अगर शेप एंड साइज या फिर उनका जो एरिया ऑफ कवरेज या फिर उनका जो पॉपुलेशन या फिर उनका जो प्रोडक्शन, इनमें से अगर कुछ भी हार्म होता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है क्रिएट करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान करता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है, देयर इज ए क्लियर एंड म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द फॉरेस्ट रेनफॉल कॉन्सेंट्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। तो जनरली ये जो है हमारा फॉरेस्ट एंड रेनफॉल, अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल, इन सबके बीच जो है कोरिलेशन होता है, म्यूचुअल रिलेशन होता है। इन सबके बीच जो है रिलेशन है, जितना ज़्यादा पेड़ रहेगा उस हिसाब से जो है हमारा वाटर जो है ज़मीनी तौर पे मतलब सुरक्षित रहेगा, ताकि हम लोगों को जो है वाटर खोदने पे मिलेगा। जो हम लोग कुआं या फिर बोरवेल जो भी हम लोग करते हैं उसके थ्रू से जो है हमें वाटर जो है फ्रेश वाटर मिलता रहेगा हमारे ज़रूरी चीज़ों के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, जो भी है सब कुछ जो भी हमारा ज़रूरत है डेली बेसिस पे सबके लिए वाटर जो है ज़रूरतमंद चीज़ है। तो ये हमें मिलता रहेगा आने वाले पीढ़ियों तक अगर फॉरेस्ट सही सलामत है तो। और अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर्स, ये जो रिवर नदियों में जो हमें पानी मिलती है ये सब जो है कहीं ना कहीं एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। अगर इन सब का स्पेसिस अगर खतरे में आता है, यानी कि जो फॉरेस्ट और ये जो एनिमल्स इन सब का स्पेसिस अगर खतरे में आता है तो कहीं ना कहीं ये जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, जिसके वजह से हमें पानी का दिक्कत देखने को मिलेगा और पानी का शॉर्टेज ऑफ वाटर देखने को मिलेगा और कहीं पे बारिश नहीं होने का भी देखने को मिलेगा। रेनफॉल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कंसेंट्रेशन ऑफ रेनफॉल किसी जगह पे नापा जाता है, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे एक जगह पे बारिश हो रही है तो वहाँ पे कितना सेंटीमीटर बारिश हो रहा है उसका एक मापने की तरीका होती है। तो ये जो नापना होता है इसी को हम लोग रेनफॉल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। ये अगर फॉरेस्ट अच्छा खासा मेंटेन हुआ है तो वहाँ पे रेनफॉल कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा रहता है। अगर फॉरेस्ट अच्छा नहीं है तो रेनफॉल कॉन्सेंट्रेशन में जो है हमें दिक्कत देखने मिलती है और काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, ठीक है। फिर जो रोल ऑफ फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे, ये तो थोड़ा सा मोटा मोटा हम लोग जान लिया, अभी रोल ऑफ फॉरेस्ट देखेंगे कि एक्चुअली में ये हमें क्या बेनिफिट देता है, ठीक है। तो रोल ऑफ फॉरेस्ट जो है एक एक करके पॉइंट देख लेते हैं। फॉरेस्ट प्ले वाइटल रोल इन बूस्टिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड आवर एनवायरनमेंट। तो ऑब्वियसली तो फॉरेस्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी, ठीक है। वो कैसे? सेकेंड पॉइंट, दे प्रोड्यूस मेनली वैल्यूएबल थिंग्स बिसाइड प्रोवाइडिंग इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द लैंड एरिया। सम इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर, तो ये जो है इकोलॉजिकल बैलेंस तो बना के रखता ही है, उसके अलावा ये लोगों को डायरेक्टली हेल्प भी करता है कुछ चीज़ों को दे के। तो क्या हमें मिलता है जनरली फॉरेस्ट से? पहला तो है वुड। वुड जो है हमारा डिफरेंट टाइप का फर्नीचर यूज़ करने में हेल्प आता है और घर बनाने में हेल्प होता है। वुडन क्राफ्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, पैकेजिंग में यूज़ करते हैं, उसमें से पेपर बनाते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स बैट वगैरह बनाते हैं, नाव बनाते हैं, रेलवे में स्लीपर्स बनाते हैं, फायरवुड बनाते हैं। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में जो है ये फायरवुड के तौर पे यूज़ होता है। लोग अपने घरों में लकड़ी जलाते हैं घर में जो है गर्मी बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है वुड हमें कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है। सेकेंड थिंग क्या है? फूड एंड स्पाइसेस। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स हो गया जैसे कि आलमंड, वॉलनट, कैश्यूज, ये सब जो है हमें कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से ही मिलता है। स्पाइसेस जो है क्लोव, सिनेमन, कार्डमम, जो भी ये कोरिएंडर वगैरह जो भी ये सब कहाँ से मिलता है? फूड एंड स्पाइसेस हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है। फिर तीसरी चीज़ क्या है? टेनिन्स, गम्स, रेजिन्स, डाइस, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये भी हमें फॉरेस्ट से मिलती है। तो ये सब हमारे किस काम में लगते हैं, किस काम में आता है वो भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो टेनिन्स आर, ये थर्ड वाला पॉइंट, टेनिन्स आर यूज्ड इन मेकिंग इंक,
ठीक है। ये जो टेनिन्स होता है ये इंक बनाने में यूज होता है, लेदर पॉलिश बनाने में यूज होता है, ग्लूज बनाने में यूज होता है, यूज्ड इन मेकिंग एडेसिव्स। तो लेदर पॉलिश में यूज होता है और इंक बनाने में यूज होता है कौन, टेनिन्स। ठीक है, टेनिन्स का यूज होता है बेसिकली इंक एंड लेदर पॉलिश बनाने में। और ग्लूज किस में यूज होता है, ग्लूज यूज्ड इन मेकिंग एडेसिव्स, यानी कि जॉइंट करने के लिए। एडेसिव मतलब पकड़ के रखना, ठीक है। तो ये जो है ग्लूज क्या करते हैं, चिपकाने में, किसी भी चीज को चिपकाने के लिए जो एडेसिव्स हमें चाहिए होता है, जो ग्लूज चाहिए होता है, गम्स से बनता है। ठीक है, ये जो गम्स है ना, गम्स से जो है हमारे ग्लूज बनते हैं, ग्लूज यानी कि एडेसिव्स बनते हैं। फिर क्या आता है हमारा, रेजिन्स। ठीक है, रेजिन्स, ये जो रेजिन्स होता है ये किस चीज़ के लिए यूज होता है, यूज्ड इन पेंट्स। ठीक है, जो हमारा पेंट होता है, जो हम लोग घरों में पेंट्स देते हैं, या फिर ग्रिल्स, डोर्स वगैरह जो भी आयरन का आता है उसमें जो पेंट्स हम लोग देते हैं उसमें जो है रेजिन्स यूज होता है। और डाइज जो ये किस में यूज होता है, हेमाटोक्साइलिन जो होता है कंपाउंड उसमें यूज होता है ये डाइज। इसको किस लिए यूज किया जाता है, स्टेनिंग टिश्यूज इन एनाटोमी स्टडीज। ठीक है, जो लोग एनाटोमी इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडीज करते हैं मेडिकल फील्ड में, जो स्टूडेंट्स होते हैं तो वो जो टिश्यूज जो स्टडी करते हैं, टिश्यूज के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उस टाइम में वो स्टेन करते हैं टिश्यूज को, पर्टिकुलर टिश्यूज को जो है स्टेन करते हैं, यानी कि दाग देते हैं। तो उसके लिए जो है हेमाटोजाइलिन जो है यूज होता है, वो कहाँ से बनता है, ये डाइज से बनता है। और ये डाइज हमें कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। आगे भी और चीज़ देखेंगे। फोर्थ चीज़ क्या है, फोर्थ चीज़ जो है हमारा ड्रग्स। सो ड्रग्स भी जो है हमें बहुत डिफरेंट टाइप के ड्रग्स जो है हमें किससे मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं। उसमें से कुछ वेराइटीज है यहाँ पे, क्विनाइन, एकोनाइट, वेलाडोना जो है ये सब ड्रग्स जो है हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, जो कि हमारे बहुत ही मतलब डेंजरस एंड फर्टाइल डिजीजेस में हमें हेल्प करती है। और फिफ्थ पॉइंट जो है अदर प्रोडक्ट्स लाइक रबर, कॉर्क, हनी, कैंपर, ये सब जो है चीज़ें हम डिफरेंट जगह पे इसको देखे हैं। रबर को जो है हम लोग पेंसिल के साथ यूज़ करते हैं, बहुत सारी जगह पे रबर का यूज़ हम लोग देखे हैं। कॉर्क वगैरह जो है हमारे बैडमिंटन में यूज़ होता है। फिर जो है बहुत सारे ग्लास बॉटल्स कवर करने के लिए कॉर्क यूज़ होती है, टाइट करने के लिए। और हनी तो हम लोग जानते ही हैं। और कैंपर वगैरह जो है वो मतलब डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट रिपेलेंट में यूज़ होता है, और आयुर्वेदिक दवाइयों में यूज़ होता है, बहुत सारे चीज़ें में यूज़ होती हैं। तो ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा बहुत सारा वैल्यूएबल चीज़ें जो है हमें फॉरेस्ट से डायरेक्टली मिलता है। तो इसीलिए हम लोग फॉरेस्ट के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो इसके लिए हमें फॉरेस्ट को बचाना भी चाहिए। ठीक है, तो फॉरेस्ट आगे तक बचा रहे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ठीक है, अभी तो है लेकिन आगे तक बचाने के लिए हमें जो मैनेजमेंट चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू से जो है हम लोग फॉरेस्ट को आगे के लिए बचाएंगे, ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां जो है उनको भी दिक्कत ना हो, और सारी जो भी बेनिफिट्स हमें फॉरेस्ट से मिलती है उनको मिलती रहे, और हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो भी बनी रहे। ठीक है, तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट से जो है हम लोग नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर इसमें से कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको कुछ इम्प्रोवाइज होना ज़रूरी है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।